बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अहम टॉपिक के साथ और एक इंतहाई अहम शख्सियत के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारे मुआशरे के अंदर, बल्कि दुनिया के किसी भी मुआशरे के अंदर, जो मुआशी और मुआशरती नाहमवारी होती है, उसकी वजह से मुख्तलिफ़ तबक़ात और शख्सियात के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की नफ्सियाती बीमारियों का पैदा होना, ये एक कुदरती अमल है। और इन बीमारियों की वजह से ना सिर्फ एक ख़ानदान मुतासर होता है बल्कि पूरा मुआशरा मुतासर होता है। मैं एक इंतहाई रिनाउंड शख्सियत, जिनको हम मेडिकल फील्ड में माहिर नफ्सियात कहते हैं, जनूबी पंजाब की एक माहिर नफ्सियात के साथ एक इंतहाई अहम टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। डॉक्टर हाफिज़ शफीक अहमद लुंड साहब, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में शोबा नफ्सियात के अंदर, और उन्होंने हाल ही में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे पूरे पंजाब में टॉप किया है। उनकी गहरी नज़र है मुआशरती तौर पर भी और मेडिकल तौर पर भी। आज मैं उनसे जो हमारे नफ्सियाती मसाइल हैं, बुनियादी नफ्सियाती मसाइल मुआशरे के अंदर, उनके जो वजूहात हैं और उनका जो इलाज है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब का इंटरव्यू शुरू करूं, मैं अपने तमाम नए सुनने वाले और देखने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आमिर नामा के नाम से इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ताकि इस किस्म के बहुत सारे इशूज़ मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता रहूँ। मैं डॉक्टर साहब का बाकायदा इंटरव्यू शुरू करता हूँ, और इस इंटरव्यू से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो भी टॉपिक सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, वो अपने कमेंट्स में बताइएगा, और डॉक्टर साहब के इंटरव्यू के हवाले से भी मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या कैसे मिजाज हैं? अल्लाह पाक का शुक्र है सर। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि हमारे मुआशरे में साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट एक बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है, जिसको आम ज़बान में हम माहिर नफ्सियात कहते हैं। माहिर नफ्सियात कौन होता है और आप किन बीमारियों को डील करते हैं? सर, ये बहुत आपका वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि हमारे जो पढ़े लिखे एजुकेशनल लोग भी होते हैं, इवन हमारी कुछ डॉक्टर कम्युनिटी के लोग भी, वो इस बेसिक डिफरेंस को नहीं जांच सकते कि एक साइकेट्रिस्ट क्या होता है या एक साइकोलॉजिस्ट क्या होता है। वो साइकोलॉजिस्ट को, जिसने अभी कोई पीएचडी की डिग्री भी नहीं की होती, उसको भी डॉक्टर कह रहे होते हैं, और एक साइकेट्रिस्ट को वो साइकोलॉजिस्ट बोल रहे होते हैं। दोनों का काम तकरीबन एक दूसरे से मिलता जुलता है, लेकिन जो मोटा ये मेन फ़र्क है कि जो साइकेट्रिस्ट होता है वो डॉक्टर होता है, वो पहले एमबीबीएस करता है, उसके बाद वो एफसीपीएस या इससे रिलेटेड कोई स्पेशलाइजेशन की डिग्री करता है नफ्सियात में, और वो जो उसका तरीका इलाज है वो दवाइयों के ज़रिए उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है। जो साइकोलॉजिस्ट हजरात होते हैं वो एमएससी करते हैं, और उसके बाद एमफिल है या उनका कोई और एडवांस डिप्लोमा है वो करते हैं, और उनका जो मेन फोकस जो इलाज का होता है वो बातचीत के ज़रिए, जैसे साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन या साइकोथेरापी का नाम दिया जाता है। और जो नफ्सियाती अमराज हैं वो एक बहुत बड़ी लिस्ट है। आजकल के इस जदीद दौर में हर गुज़रते दिन के साथ जो नफ्सियाती बीमारियां वो बढ़ती जा रही हैं। पार्टिकुलरली अगर हम बात करें, जिन चीज़ों को हम डील करते हैं वो आपके एंग्जाइटी और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, जिनमें जनरलाइज एंग्जाइटी है, फोबिक एंग्जाइटी है, एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन है, पीटीएसडी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसे बोला जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। इसी तरह से आपके मूड डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें डिप्रेशन है, मेनिया है, और आपके स्किज़ोफ्रेनिया या मूड डिसऑर्डर में सिंपली जो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जो एंग्जाइटी वाला पेशेंट होगा, जो डिप्रेशन वाला पेशेंट होगा, उसका हकीकी दुनिया के साथ रब्ता होगा, रियलिटी के साथ वो इन टच होगा, उसे पता होगा यार ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, या ये जो मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझे जो घबराहट हो रही है, वो किस वजह से हो रही है। जबकि जो स्किज़ोफ्रेनिया वाला होगा या साइकोसिस वाला होगा, उसका रियलिटी के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, उसे पता नहीं होता कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, और या लोग मेरे बारे में ये वाली बातें कर रही हैं, या मुझे इन चीज़ों से इशू हो रहा है, उसका हकीकी दुनिया के साथ कोई लेना देना नहीं होता। इसके अलावा हमारा एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है जिसे सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर कहा जाता है, जिसमें जितनी भी नशावर चीज़ें हैं वो सारी इसके अंदर आती हैं। हम इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं और इनका जो मुनासिब हल होता है वो निकालते हैं। इसके अलावा हमारे पास चाइल्ड साइकेट्री एक बहुत बड़ा पोर्शन है, कि जिसमें पार्टिकुलरली हमारे जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मेंटल रिटार्डेशन जिसको बोला जाता है, इस तरह के बच्चे हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। या ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है कि उनकी एक ही तरह की हरकत और सकनात होती हैं, एक ही तरह की एक्टिविटी वो बच्चे करते होते हैं,
और वो सोशली अलूफ होते हैं, तनहा होते हैं। इस तरह की जो बच्चों के अंदर डिसऑर्डर्स हैं या जैसे स्कूल रिफ्यूज़ल है, इन चीज़ों को हम डील करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत बड़ा जो पोर्शन होता है वो फोरेंसिक साइकियाट्री का होता है। आजकल के जदीद दौर में हर बंदा क्लेवर हो गया, वो कहीं ना कहीं से कोई एस्केप चाहता है आफ्टर कमिटमेंट ऑफ क्राइम। तो इन चीज़ों को भी हमने असेस करना होता है कि ये जो बंदा इस तरह से कोई इसने अपनी तरफ से चीज़ें अडॉप्ट कर ली हैं, एक्चुअली इसको प्रॉब्लम है या नहीं है। तो कोर्ट भी हमसे ओपिनियन लेती है और हमारे जो इसके अलावा ओपिनियन केसेस होते हैं उनको भी हम डील करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक साइकियाट्री, यानी उसके पीछे अंडरलाइंग कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन चल रही होती है। जैसे स्ट्रोक है, स्ट्रोक का पेशेंट है तो डेफिनेटली उसके बाद वो बेड रिडन हो जाता है, डिपेंडेंस हो जाता है, तो उसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी अलामत कॉमन होती हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग हम इन चीज़ों को डील करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी डिटेल से जो हमारी साइकेट्री है, जो मेडिकल शोबे की साइकेट्री है, उसको डिटेल से आपने डिस्क्राइब कर दिया है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक आम आदमी के लिए पूछना चाहता हूं कि हम देखते हैं कि हमारे माशरे में हर दूसरा शख्स इस वक्त ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज़ का, शुगर का मरीज़ है। क्या इन चीज़ों का नफ्सियात से ताल्लुक़ है कि ये जो हमें हर घर में इस किस्म की बीमारियां नज़र आती हैं, क्या ये भी आपके शोबे से मुताल्लिक हैं और इसका मुआशी और मुआशरती पहलू क्या है? सर, जो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हैं ये एक प्राइमरीली भी हो सकते हैं कि इनके पीछे अंडरलाइंग कोई मेडिकल कंडीशन नहीं चली आ रही, जैसे आपने फरमाया है। और इसके साथ साथ जब हमें कोई फिज़िकल इलनेस हो जाती है तो आम तौर पे उसकी कुछ ना कुछ साइकियाट्रिक मैनिफेस्टेशंस भी हो जाती हैं, उसका रोल चेंज हो जाता है। जैसे पहले मैंने अर्ज़ किया, वो डिपेंडेंट हो जाता है, मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट है, उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो आहिस्ता आहिस्ता कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। प्राइमरीली बाज़ का जो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं और बाज़ औक़ात कोमॉर्बिड कंडीशंस भी होती हैं कि एक प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके साथ साथ इंडिपेंडेंटली एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर भी आ गया है। और सेकेंडरी टू मेडिकल और जनरल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन भी ये जो नफ्सियाती इश्यूज़ हैं हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम मुख्तसर करते हुए इंटरव्यू को मैं आपसे प्रैक्टिकल चीज़ें पूछना चाहूँगा। ये फरमाइएगा कि क्या इन चीज़ों का, इन बीमारियों का, इन नफ्सियाती अमराज का इलाज मुमकिन है आजकल की जदीद दुनिया में मेडिकली भी, और क्या इनकी काउंसलिंग से ही चीज़ें बेहतर होती हैं या दवाइयाँ इनके साथ लेना ज़रूरी होता है? आपके तजर्बात और आप अपने नॉलेज की बुनियाद पर यह फरमाइएगा कि टेंशन, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन जिसके इश्यूज़ कुछ तो जिस्मानी इश्यूज़ हैं जैसे आपने फरमाया, कुछ आपके नफ्सियाती इश्यूज़ जो मुआशरती तौर पे आपके पास होते हैं, इनका हल क्या है? आप मुख्तसर ये फरमाइएगा कि एक आम आदमी डिप्रेशन और टेंशन से कैसे निकल सकता है? सर, अगर हम बात करें तो डिप्रेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक स्टडी हुई थी ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ के नाम से, तो उन्होंने कंक्लूड किया था कि 2020 में ना जो डिप्रेशन है वो सेकंड रैंक पे आ जाएगा जो डिसऑर्डर्स हैं, डिजीज़ हैं। अगर जो उस रैंक पे तो नहीं है, लेकिन जिस तरह के हालात जा रहे हैं, कोरोना और हमारे फिनंशियल इश्यूज चलते जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली इसने टॉप पे आ ही जाना है। तो अगर हम सिंपल एक डिप्रेशन की बात करें सर, प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ एजुकेशनल लेवल इस तरह का नहीं होता, तो हमें इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स की सिंपल बाज़ प्रेजेंटेशन नहीं होती। बाज़ उसकी जो प्रेजेंटेशन होती है फिज़िकल सिम्टम्स के साथ होती है। से फॉर एग्जांपल अगर हम डिप्रेशन को ले लेते हैं, अगर हम इसकी क्लासिकल क्राइटेरिया की बात करें तो हम इसको किस तरह से डायग्नोज करते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो हम कहते हैं कि कम से कम ये वाली अलामात उसके अंदर आनी चाहिए। वो क्या अलामात हो सकती हैं? कुछ इसकी होती हैं कोर सिम्टम्स, कुछ इसकी कहलाती हैं एसोसिएटेड सिम्टम्स। जो इसकी बुनियादी अलामात हो सकती हैं वो ये है कि उसको सैडनेस हो, सैडनेस भी कम से कम 2 वीक्स या उससे ज़्यादा हो, और इसके साथ साथ उस ज़िंदगी की ऐसी एक्टिविटीज़ जिनमें उसको पहले मज़ा आता था, प्लेजरेबल होती थी, अब उसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कोई प्लेजर, कोई खुशी फील नहीं होती। इसके साथ साथ उसका जो एनर्जी का लेवल है वो बहुत डाउन हो जाता है, वो अपने आप को हर वक्त थका थका महसूस करता है। ये तो है इसकी कोर सिम्टम्स। इसके साथ कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी होती हैं, मिसाल के तौर पे उसकी नींद का डिस्टर्ब होना, उसकी भूख का डिस्टर्ब होना, इसके साथ साथ उसके अंदर गिल्ट यानी पछतावा, अफसोस का होना, और इसके साथ साथ उसका वर्थलेसनेस के उसके अंदर जो खुद एतमादी होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वो अपने आप को एक फेलियर के तौर पे लेता है और उसकी जो थिंकिंग होती है वो सारी डिप्रेसिव कॉग्निशंस वाली हो जाती हैं।
कि उसे आने वाला वक्त लगता है कि शायद कभी मेरे हालात ठीक ही ना हो, हमेशा मेरी ऐसी वाली कैफियत रहेगी। इसी तरह से हम अगर एंग्जाइटी की बात करें तो एंग्जाइटी में जहाँ पे और अलामात आती हैं वहाँ पे उसकी दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है, या उसकी धड़कन के अंदर बेतरतीबी से आना शुरू हो जाती है, तो उसको लगता है शायद यार मुझे कोई दिल की तकलीफ हो गई है, वो दिल वाले डॉक्टर के पास चला जाता है। इसी तरह से आपको जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का पेशेंट होता है वो GIT सिम्टम्स के साथ, जो आपका जर्ड है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, उसके साथ भी प्रेजेंट करता है। तो फिर वो उसको लगता है शायद मुझे मैदे का प्रॉब्लम है। जब मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब आप सारे टेस्ट करवा लेते हैं, सबको कंसल्ट कर लेते हैं, आपको लगता है कि आपको इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली आपको अंडरलाइंग पीछे कोई ना कोई इशू नफ्सियात का चल रहा हो। इसी तरह से हमारे सोशल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा किसी के साथ दोस्तियाँ नहीं हैं, हमारी फ्रेंडशिप्स नहीं हैं, हमारी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, तो ये चीज़ें भी बड़ी मैटर करती हैं। और पार्टिकुलरली ये चीज़ फ़ीमेल के लिए ज़्यादा, क्योंकि फ़ीमेल में डिप्रेशन के होने का चांस दुगना होता है एज़ कम्पेयर टू मेल के, और उसके अंदर भी यही प्रॉब्लम होता है पार्टिकुलरली अगर उसका कन्फाइनिंग रिलेशनशिप किसी के साथ ना हो, और आपके जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसमें बढ़ते हुए मसाइल, पार्टिकुलरली कोई आपका कानून का निज़ाम नहीं है, कोई सज़ा जज़ा का निज़ाम नहीं है, मुआशरती नाहमवारी हैं, कोरोना है, उसकी वजह से फिनांसेस आपके कंप्रोमाइज़ हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इन चीज़ों को लीड करती हैं। और उसके बाद आपको जो क्वेश्चन चाह कि इसकी मैनेजमेंट कैसे होती है, साइकेट्री में किसी चीज़ को भी मैनेज करने के लिए हम एक ट्रेडिशनल मॉडल है जिसको बायो साइको सोशल मॉडल कहा जाता है, उसको फॉलो करते हैं। जैसे मैंने बताया, अर्ज़ किया है कि इसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं और सोशल फैक्टर्स होते हैं किसी भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर के। इसी तरह से इसकी मैनेजमेंट के लिए भी हम इन्हीं चीज़ों को जहन में लाते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आया उसके अंदर कोई बायोलॉजिकल फैक्टर्स तो नहीं आ रहे, कोई बायोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस तो नहीं आ रही, उसके लिए हम डिफरेंट टेस्ट का सहारा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम फिर क्या करते हैं, उसकी सोशल इन्वेस्टिगेशन भी बाज़ वक़्त हमें करवानी पड़ती है, हमें देखना पड़ता है कि उसको सोशल नेटवर्क किस तरह का है। इसी तरह से जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनको असेस करने के लिए कि डिज़ीज़ की सेवेरिटी कितना है, और अगर हमने कोई ट्रीटमेंट उसकी शुरू करनी है तो उसको रिस्पॉन्स किस तरह का है। हमारे पास डिफरेंट साइकोमेट्रिक स्केल्स होते हैं जो हम पार्टिकुलर पेशेंट्स में जो रेलिवेंट होते हैं वो अप्लाई करते हैं, उससे देखते हैं। इसके साथ साथ हिस्ट्री के साथ साथ हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जिसे हम अपनी ज़बान में मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन कहते हैं। वो एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं जिनकी बुनियाद पे हम असेस करते हैं कि ये जो पार्टिकुलर पेशेंट हमारे पास बैठा हुआ है ये कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। इसको एंग्जाइटी वाली अलामात आ रही है, इसको डिप्रेशन आ रहा है, इसको स्किज़ोफ्रेनिया आ रहा है। इसके साथ साथ हमें एक और भी इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए होता है जिसे हम कहते हैं कोलैटरल इंफॉर्मेशन। वो उसके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, वो उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनसे भी हमें बाज़ औक़ात कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेनी होती है। तो इन चीज़ों पे जब हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमारे पेशेंट को प्रॉब्लम ये है, तो फिर हम उसी लाइन पे उसको ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। बायोलॉजिकल अगर हम उसकी बात करें तो हमारे पास कुछ ड्रग्स होती हैं जो हम पेशेंट की एज, उसकी फ़िज़ीक, उसके बाकी जो हमने इन्वेस्टिगेशन करवाई हैं उनको माइंड में रखते हुए वो स्टार्ट करवाते हैं। और इसी तरह से हम उसकी साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की अगर हम बात करें तो उसमें काउंसलिंग है, वो डिपेंड करता है उसको प्रॉब्लम किस तरह का है। कोई कन्फ्लिक्ट आ रहा है तो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो मैनेजमेंट होती है वो हम अप्लाई करते हैं। इसी तरह से हम कोशिश करते हैं कि हम उसका सोशल जो नेटवर्क है उसको भी एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। और एक और जो बड़ा प्रॉब्लम आता है हमें वो ये होता है कि बाज़ औक़ात हमारे जो मरीज़ होते हैं ना वो बड़ा जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है, वो मेडिसिन छोड़ देता है। तो मैं सिंपल अल्फाज में अपने पेशेंट्स को बताता होता हूँ कि हमारी जो बीमारी होती है ना उसके दो फेसेस होते हैं। एक फेस वो जो अलामात हैं जिनकी वजह से आपको मेरे पास आना पड़ा, वो पहली फेज़ पे वो कंट्रोल होनी है। जब हम एक मखसूस अरसे के लिए दवाई को बाकायदगी के साथ डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करेंगे तो वो उसकी जो बीमारी है पार्टिकुलर मरीज़ की तो वो ख़त्म हो सकती होती है। तो हमारा मरीज़ ये करता है कि जब उसकी जो अलामात हैं जिनकी वजह से उसे डॉक्टर के पास आना पड़ा था वो कंट्रोल हो जाती हैं, तो वो आमतौर पे दवाई को अचानक छोड़ देता है। अचानक दवाई को छोड़ने के एक तो मुज़र असरात आते हैं, एक वो मरीज़ में आना शुरू हो जाते हैं, दूसरा जो उसकी मर्ज़ होती है जो जिसने अभी ख़त्म नहीं हुआ होता उसका मर्ज़, उसकी अलामात भी दोबारा आने शुरू हो जाती है। फिर मरीज़ को लगता है कि यार इलाज कराने से तो मेरा मर्ज़ और बढ़ गया है। तो हमारा मशवरा यही होता है, एक तो दवाई को बाकायदगी से इस्तेमाल करें, और फिर जब हम देखते हैं कि इस मरीज़ को इस पार्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए दवाई की ज़रूरत है, से फॉर एग्जांपल हम इसी अगर डिप्रेशन को ही ले लें तो एटलीस्ट 6 to 9 मंथ्स रेकमेंडेड है कि आफ्टर रेजोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स से मुराद हम ये लेते हैं कि कम अज़ कम उसकी जो बुनियादी अलामात थी
उसमें 80% बेहतरी आ गई है, तो कम से कम 6 से 9 महीने उसे दवाई बाकायदगी से खानी चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता उस दवाई को बंद करना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी डिटेल से डिप्रेशन के हवाले से बात की है। इंटरव्यू लंबा होता जा रहा है, मैं मुख्तसरन आवाम की अवेयरनेस के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए आपसे पूछूंगा। 2 सवाल है मेरे, उनका मुख्तसर जवाब दीजिएगा। एक तो नफ्सियाती मसाइल की वजह से हम देखते हैं खुदकुशी का रुझान हमारे माशरे में बढ़ रहा है और ख़ास तौर पर नौजवान लोगों में बढ़ रहा है, उसका आप मुख्तसर बताइएगा कि उससे कैसे बचा जा सकता है। और दूसरा आपका नफ्सियात का एक बहुत अहम इशू है जो मनशियात के हवाले से है, वो भी हम देखते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल उसमें गर्क होती जा रही है। उस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे बतौर माहिर नफ्सियात के कि उससे कैसे बचा जा सकता है और ख़ुदकुशी की तरफ जाने से कैसे बचा जा सकता है, इसका आप मुख्तसर जवाब देंगे, मेहरबानी। सर, अगर हम खुदकुशी की बात करें तो खुदकुशी तो हम उस चीज़ को लेबल करते हैं कि जो एक बंदा जानबूझ के ऐसा एक्ट करता है और उसे पता होता है कि इस जो मैं एक्ट करने जा रहा हूँ इसका आउटकम फैटल हो सकता है और इससे मेरी ज़िंदगी चली जा सकती है। खुदकुशी हम उसको लेबल करते हैं। खुदकुशी की बहुत सारी वजूहत हैं जिनमें 50% से लेके 80% तक इसके पीछे अंडरलाइन कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इशू चल रहा होता है और मोस्टली जो चल रहा होता है वो डिप्रेशन होता है या जो इमीडिएटली स्ट्रेसर आया। जैसे मैंने पहले अर्ज किया है 50 to 80% एटलीस्ट इनमें चांस होता है कोई अंडरलाइन साइकियाट्रिक इशू चल रहा होता है। उसको हम जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उसको एड्रेस नहीं करेंगे, उसकी फैमिली सपोर्ट सिस्टम को बेहतर नहीं करेंगे, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं देंगे, तब तक ये मसला हमारा रहेगा। इसके साथ साथ जैसे आपने फरमाया है कि जो नशावर चीज़ें हैं वो हमारी सोसाइटी में बढ़ती जा रही हैं। इवन हमारे ये हम कुछ अर्सा पहले सुनते थे जो आइस है ये इस्लामाबाद और लाहौर के कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में बड़ी कॉमन है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आजकल ये चीज़ें डीजी खान के स्कूल कॉलेजेस में भी बहुत कॉमन हो गई हैं। इसका अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो शुरू में जब कोई भी पर्सन ऐसी चीज़ों को यूज़ करता है तो उसके लिए हमारा एक जो है ना सोशल मॉडल है, सोशल मॉडल या मोरल मॉडल जिसे आप कह सकते हैं, वो ये है कि हमें पता है कि ये जो नशावर चीज़ें हैं ये अच्छी नहीं है, इनके साथ इस्लाम भी इनको मना करता है। लेकिन एक दफ़ा किसी भी नशावर चीज़ की एडिक्शन या डिपेंडेंस डेवलप हो जाए तो फिर हम अपने मेडिकल मॉडल को फॉलो करते हैं, फिर हमें उन्हें एज ए पेशेंट डील करना चाहिए, ना कि उनके साथ कोई हमें स्टिग्मा एसोसिएट करना चाहिए। और इसमें भी एक सिंपल साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट वो इतना अच्छा रोल अदा नहीं कर सकता। उसके लिए भी मल्टी डायमेंशनल, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि उसमें उसकी फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व होना पड़ता है, पेशेंट की अपनी मोटिवेशनल लेवल को इन्हांस करना पड़ता है। अनटिल अनलेस पेशेंट मोटिवेटेड नहीं होगा हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। इसके साथ साथ हमारे पास जो ऑप्शंस हो सकते हैं वो हम इन पेशेंट के तौर पे भी ऐसे पेशेंट्स को ले सकते हैं, खा वो साइकियाट्रिक इशू वाले हैं या हम ओपीडी बेसिस पे उनको डील कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें इन चीज़ों पे भी अवेयरनेस की उतनी ही ज़रूरत है जितना हमें बाकी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स के लिए ज़रूरी है कि हम मास लेवल पे, कम्युनिटी के लेवल पे हम बताएं कि यार ये चीज़ें डेंजरस है, एक दफ़े इनकी डिपेंडेंस इस्टेब्लिश हो जाए तो इस फेज़ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और इसके लिए जो प्रैक्टिकल चीज़ होती है उसे हम रिहेबिलिटेशन का लफ्ज़ नाम बोलते हैं। रिहेबिलिटेशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो सोसाइटी है वो ड्रग फ्री हो, वो क्राइम फ्री हो और आपकी कम्युनिटी के अंदर कोई प्रोडक्टिविटी हो रही हो। जब तक आपके स्टेक होल्डर्स, आपके रिलीजियस लोग, आपकी फैमिली मेम्बर्स, पेशेंट का खुद मोटिवेशन होना, आपकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और आपके हेल्थ वर्कर्स और आपके साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट इकट्ठी एक मजबूत मंजूम तरीके से कोई इस तरह की एक्टिविटी शुरू नहीं करते तो इस नतीजे का कोई खातिर का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आमतौर पे देखा गया है कि इनके में 50% दोबारा रिलैप्स होने का चांस रहता है। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि सोशल नेटवर्किंग है, मोबाइल का यूज़ है, सोशल मीडिया है, हम देखते हैं कि इसने फासले बढ़ा दिए हैं पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान, बहन भाइयों के दरमियान, फैमिलीज़ के दरमियान, रिलेटिव्स के दरमियान, कुलीज़ के दरमियान, हर जगह हम देखते हैं इसका यूज़ बेतहाशा बढ़ रहा है। नफ्सियाती तौर पे आप क्या समझते हैं कि इसका भी इसकी ज़्यादा इस्तेमाल से भी कुछ नफ्सियाती मसाइल जन्म ले रहे हैं और इसका क्या हल हो सकता है? सर डेफिनेटली, जहाँ पे ये आया था शुरू में तो ये इसके साथ भी स्टिग्मा था, लेकिन अगर हम इसका कोई पॉजिटिव यूज़ करते या कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये बुरा नहीं है। लेकिन हम जो इसका एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, हमारा जो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, पर्टिकुलरली जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, जैसे पबजी वो खेलते हैं, तो इसके साथ ऐसी स्टडीज़ भी हुई हैं कि उनकी वजह से इनको बाकी चीज़ें तो दूर की बात, एंग्जायटी, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन के अलावा साइकोसिस तक भी हो सकता है।
और डेफिनेटली जो हम सोशल नेटवर्किंग का एक मीनिंग लेते हैं, वो जिस तरह से हमारा मिलना मिलाना होता है, एक दूसरे के साथ राब्ते में रहना है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग इसने सबको एक दूसरे के साथ जुदा कर दिया है। इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। स्टूडेंट्स की जो स्टडी है वो कंप्रोमाइज़ हो रही है, हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, हमारा जो क्वालिटी टाइम किसी और पॉजिटिव एक्टिविटी में यूज़ होना चाहिए था, वो इन चीज़ों में ज़्यादा यूज़ हो रहा है। थैंक यू डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह, आप तशरीफ़ लाए, मैं आपको मशकूर हूँ। और अपने इन तमाम दोस्तों का, बहन भाइयों का जो इन चीज़ों को सुन रहे हैं, तो मेरा पैगाम यही है कि ये लोगों तक कन्वे करें। ये जितनी भी नफ्सियाती बीमारियां हैं, बजाय इनके साथ हम स्टिग्मा एसोसिएट करें, बदनामी, धब्बा, इन चीज़ों पे फोकस करें, तो इनका अगर हम बर वक्त इलाज करवाएं, बर वक्त इसकी तशख़ीस हो जाए, तो हमारे काफ़ी सारे ख़ानदानों की ज़िंदगी आसान हो सकती है इंशाअल्लाह।